कोई भी कोर्ट किसी भी पति के खिलाफ किसी भी सूरत में सीधा अरेस्ट वारंट इशू नहीं कर सकती, बल्कि उसको पहले मेरे एक सब्सक्राइबर शिव आलूवालिया जी ने मुझसे सवाल पूछा है कि उनका और उनकी पत्नी के बीच में अनबन के चलते हुए उनकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी के तहत खर्चे का केस कोर्ट में दायर कर दिया। कोर्ट ने उसमें ऑर्डर्स कर दिए और अब बात चल रही है वारंट इशू करने की, क्योंकि जज साहब ने बहुत क्लियरली एग्जीक्यूशन में ये कहा कि अगर अगली तारीख तक शिव आलूवालिया यानी जिसके खिलाफ अपनी पत्नी को पैसा जमा करने का ऑर्डर हुआ है, जजमेंट डेटर, अगर वो पैसा जमा नहीं करेगा तो अगली तारीख में उसके विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट भी किए जा सकते हैं। तो शिव, आप तैयार रहें, या तो आप पैसे जमा कर दें, वरना आप कुर्की के साथ साथ गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहें। अब शिव आलूवालिया बहुत घबरा गए हैं और वो मुझसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 125 के केस में पत्नी एग्जीक्यूशन डाल देती है तो उस पति को गिरफ्तार किया जा सकता है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन सभी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, नॉर्मल बात है। आप सभी ने ये देखा होगा कि पत्नियां जब मेंटेनेंस का केस यानी खर्चे का केस अपने पति पर फाइल करती हैं और उसमें जज साहब के द्वारा कुछ ऑर्डर पास कर दिया जाता है, तो उस पैसे की उगाही के लिए पत्नियां एग्जीक्यूशन केस यानी कि उस ऑर्डर को लागू करवाने के लिए एक एग्जीक्यूशन केस कोर्ट में फाइल किया करती हैं। और जैसे ही ये एग्जीक्यूशन केस कोर्ट में फाइल होता है तो कोर्ट की तरफ से एक प्रेशर आता है कि जितना भी ड्यू अमाउंट है आपके विरुद्ध, आप पति के विरुद्ध, आप इसको जल्दी से जल्दी जमा कर दीजिए। और अगर आप जमा नहीं करते हैं तो पत्नी का वकील एक एप्लीकेशन लगाया करता है अटैचमेंट ऑफ ऑर्डर और आपकी गिरफ्तारी के लिए। यहाँ नॉर्मली देखा ये गया है कि आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट तो समझ में आता है कि क्योंकि ये उस पैसे की उगाही का केस आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ किया है लागू करवाने के लिए, जिसमें ऑर्डर हो चुका है कि आपको इतना पैसा अपनी पत्नी को लौटाना था, और क्योंकि आप नहीं दे पाए तो उसमें काफ़ी पैसा जमा हो चुका है, यानी एरियर्स बहुत सारे हो चुके हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कोर्ट्स में कि आपके विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट्स भी इशू कर दिए जाते हैं, अरेस्ट वारंट भी इशू कर दिए जाते हैं। ये कभी भी समझ में किसी को नहीं आता। एक तरफ केस था जो आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ किया कि आप उसका ठीक से ध्यान नहीं रख रहे, तो आप के द्वारा आपकी पत्नी को खर्चा दिलवाया जाए। जज साहब ने अच्छी तरह से सब चीज़ों को देखा और उसके बाद कुछ ऑर्डर दे दिया कि इतना पैसा अब पति महोदय जमा कराएंगे। ये समझ में आता है।
और अगर वो पैसा पति ना जमा करा पाए तो एक केस पत्नी एग्जीक्यूशन का भी दायर कर सकती हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन अरेस्ट वारंट की बात कहाँ से आई? अगर पैसे की रिकवरी की बात हो रही है तो पैसा रिकवर किया जाना चाहिए, वो किस किस तरह से किया जाना चाहिए, इस बात पर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, ना कि पतियों के विरुद्ध अरेस्ट वारंट कर देने चाहिए। ऐसा ही एक मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया और एक बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे नज़रिए से अगर देखें तो लैंडमार्क जजमेंट एक लागू की गई, एक पारित की गई 25 फरवरी 2022 को। हालांकि जब ये ऑर्डर पास हुआ तो इसमें कहीं पर भी लैंडमार्क जजमेंट का नाम नहीं आया, सिर्फ एक रिपोर्टेबल जजमेंट कह करके इसको छोड़ दिया गया। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बात हुई वो इसी बात पर हुई कि जब पैसा रिकवर किया जाना है पति के द्वारा या पति की प्रॉपर्टी से या पति से, तो वहाँ पर वारंट इशू करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? खैर, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जो केस आया, ये केस था विनय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। सिर्फ 3 पेजेस का ये लैंडमार्क जजमेंट, मेरे नज़रिए से फिर से कहूँगी कि सिर्फ 3 पेज का ये एक जजमेंट था, लेकिन बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टॉप क्लास ये निर्णय सुनाया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इस केस में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि ये केस में पति 482 सीआरपीसी के तहत क्वैशिंग कराने के लिए हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे थे कासगंज फैमिली कोर्ट के निर्णय के खिलाफ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 8 दिसंबर 2010 को इन दोनों पक्षों की बीच में शादी हुई थी। इनकी एक बेटी भी है। जब इनके बीच में विवाद ज़्यादा उत्पन्न हुए तो पत्नी ने 125 सीआरपीसी के तहत खर्चा मांगने का केस कोर्ट में फाइल कर दिया। इस केस में कासगंज फैमिली कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर किया गया और उस ऑर्डर में कुछ पैसा जमा करने के लिए मासिक रूप से कह दिया गया। तो कुछ समय बाद जब ये पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई तो पत्नी ने एग्जीक्यूशन का केस कोर्ट में फाइल कर दिया और जब उस एग्जीक्यूशन के अंदर भी ये पैसा रिकवर नहीं हो पाया, जो कि अगर केस को अच्छे से पढ़ते हैं तो पाते हैं कि 1,65,000 का एरियर्स था जो जमा हो चुका था, जो पति को अपनी पत्नी को देना था। लेकिन जब ये बकाया राशि पति नहीं दे पाया अपनी पत्नी को तो कासगंज कोर्ट के द्वारा अटैचमेंट ऑर्डर प्रॉपर्टी के तो पास किए ही गए, साथ ही साथ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिए गए। यहाँ पर पति के वकील ने निर्णय लिया इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने के लिए और वहाँ पर उसने अपनी दलील रखी कि ये तो समझ में आता है कि पति किसी वजह से एरियर्स नहीं दे पाया, पैसा नहीं दे पाया, तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टी को एसेट्स को बेच करके पैसा वसूल करके पत्नी को दिया जा सकता है, पैसे की उगाही हो सकती है, पैसे की रिकवरी हो सकती है। लेकिन उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों जारी किए गए? जब ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया तो हाई कोर्ट ने बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ों को देखा, समझा और पति के जो ये दलील थी उस पर विचार विमर्श किया और आखिरकार उन्होंने अपना निर्णय सुनाने से पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का हवाला दिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा पास किए गए निर्णय और साथ ही साथ कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि अगर हम 125 के
प्रोविजंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को बकाया राशि ना दे पाए तो 1 महीने की सजा का प्रावधान भी है, या पैसा मिल जाए, दोनों में से कोई एक। यानी कि अगर पैसा रिकवर हो जाता है तो कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और अगर पैसा रिकवर नहीं होता है तो 1 महीने तक की सजा का प्रावधान भी इसमें नज़र आता है। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 421 के बारे में जिक्र किया। आइए देखते हैं सेक्शन 421 क्या कहता है। 421 सब सेक्शन 1 का पार्ट ए कहता है, इशू ए वारंट फॉर द लेवी ऑफ द अमाउंट बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द ऑफेंडर। मतलब कि कोर्ट अटैचमेंट वारंट इशू कर सकता है उन सभी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कार है, फ्रिज है, आपका टीवी है, या एलईडी है, फर्नीचर है, यानी इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, उन सभी के अटैचमेंट का ऑर्डर किया जा सकता है 421 सब सेक्शन 1A CRPC के तहत। इसी तरह से बी पार्ट क्या कहता है, इशू अ वारंट टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट authorizing him to realize the amount as arrear of land revenue from the movable or immovable property or both of the defaulter। मतलब उस इलाके का जो कलेक्टर है उसको अथोराइज किया जाता है कि वो एक लिस्ट बनाए और उन सभी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताए कि इस ऑफेंडर के पास या ये जो व्यक्ति है जिसको पैसा देना था, कौन कौन सी प्रॉपर्टी का ये मालिक है, वो लिस्ट के अनुसार से पैसे फिर उगाही किए जा सके। इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे सेक्शन 357 के बारे में जिक्र किया और बहुत ही इंटरेस्टिंगली इस केस में आगे जाते जाते लास्ट में कहा गया, it is further apparent that the magistrate has no jurisdiction to issue warrant of arrest straightway against the person liable for payment of maintenance allowance in the event of non-payment of maintenance allowance within the time fixed by the court without first levying the amount due as fine and without any attempt for realization that fine in one or both the modes for recovery of that fine। मतलब क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो सीधा वारंट के अरेस्ट वारंट जो है वो एकदम से इशू कर दे। उसको पहले मौका देना होगा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के ज़रिए। अगर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बाद भी उगाही नहीं आ पाती तो बाद में अरेस्ट वारंट के बारे में सोचना होगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी तरह से थोड़ा आगे चलते हुए लास्ट पैराग्राफ में इस केस में कहा गया, इस जजमेंट में कहा गया, इन व्यू ऑफ अफोरसेड दिस कोर्ट फाइंड्स दैट द प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट कासगंज has not followed the established procedure for issuance of recovery warrant in default of payment of arrears maintenance allowance within the time allowed by him in the execution case concerned। मतलब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से ये बात लास्ट में आते आते कह दी कि कासगंज कोर्ट ने जो ये अरेस्ट वारंट इशू किए हैं, इसको इशू करते हुए जो कानून है, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो नहीं किया और इस तरह से जो ऑर्डर किया गया था 30/11/21 का, उसको सेट असाइड कर दिया और कहा लेट द प्रिंसिपल जज पास ए फ्रेश ऑर्डर इन द अफोरसेड एग्जीक्यूशन केस filed by opposite party number 2 in light of the observations made above. Subject to the observations made above, the present petition is allowed।
तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो कि पास किया गया 25/2/2022 को। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति ये ज्ञान हो गया होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25/2/2022 को बहुत क्लियरली ये बात कही है कि अगर पति ऑर्डर होने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा है अपनी पत्नी को और एग्जीक्यूशन का केस फाइल कर दिया पत्नी ने, तो सीधा सीधा अरेस्ट वारंट इशू करने का पावर नहीं है कोर्ट के पास, बल्कि कोर्ट को पहले अटैचमेंट वारंट ऑफ प्रॉपर्टी इशू करने होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।